गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज जो अपना लेसन स्टार्ट करेंगे अपन, वो अपना लेसन है लेसन नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन आज, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। देखो बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं 1813 से। 1813 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रिजिलियस। 1813 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रिजिलियस। 1813 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रिजिलियस। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत को बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1813 में। किसने? ब्रिजिलियस ने। 1813 में ब्रिजिलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत क्या है, इसके बारे में अपन बात करें तो ये माना जाता है कि 1813 में उन्होंने ये बताया कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बन से संबंधित जो यौगिक होते हैं, वो केवल सजीवों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। कहने का मतलब केवल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीवों के द्वारा ही होता है। इन कार्बनिक यौगिकों को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। इन कार्बनिक यौगिकों को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया ब्रिजिलियस ने 1813 में, जिसे जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से जाना गया। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं कि जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार क्या है। जैव शक्ति सिद्धांत ये कहता है, जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में अपन लिखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारियों, जिनको अपन बोल सकते हैं क्या? सजीव। जीवधारियों कहने का मतलब सजीवों के द्वारा ही होता है। जैव शक्ति सिद्धांत ये कहता है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों के द्वारा ही होता है। इनको अपन प्रयोगशाला में संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। इनको हम प्रयोगशाला में संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। ये कथन है जैव शक्ति सिद्धांत का, जिनके अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारियों के द्वारा ही होता है। यह 1813 की बात है। 1823 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोहलर। 1823 में वोहलर थे साइंटिस्ट। वोहलर वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का खंडन कर दिया। कहने का मतलब जो जैव शक्ति सिद्धांत है उसका खंडन 1823 में वोहलर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? इसका खंडन कर दिया। उन्होंने क्या किया कि एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में कर लिया, और जो जैव शक्ति सिद्धांत था कि केवल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीवों के द्वारा ही होता है, इस बात का खंडन उन्होंने कर दिया। तो वोहलर ने क्या किया था, अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो अपन लिख देते हैं कि 1823 में वोहलर ने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने कर दिया था? वोहलर ने 1823 में। इन्होंने एक कार्बनिक जो यौगिक है उसका निर्माण कर लिया प्रयोगशाला में, और उसके बारे में अपन देखते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने क्या किया, जो अमोनियम सल्फेट होता है उसकी क्रिया करवाई पोटेशियम साइनेट के साथ।
अमोनियम सल्फेट की क्रिया, अमोनियम सल्फेट की क्रिया इन्होंने पोटेशियम साइनेट के साथ करवाई। इन्होंने क्या किया, अमोनियम सल्फेट की क्रिया पोटेशियम साइनेट के साथ करवाई। इसको क्या किया, इन्होंने गर्म किया। गर्म करने पर क्या होता है कि अमोनियम साइनेट बन जाता है NH4CNO प्लस, इधर अपने बन जाता है पोटेशियम सल्फेट। ये है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, और ये क्या है आपके पोटेशियम, पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट। इसकी जब क्रिया करवाई तो यहाँ पे उनको क्या प्राप्त हुआ, अमोनियम, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, और ये हो गया पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ जब उन्होंने गर्म किया तो अमोनियम साइनेट बना और पोटेशियम सल्फेट बना। अमोनियम साइनेट को उन्होंने फिर गर्म किया, अमोनियम साइनेट को, अमोनियम साइनेट को इन्होंने क्या किया, फिर गर्म किया। गर्म करने पर क्या होता है, एक यौगिक बना जिसका सूत्र है NH2CO NH2। एक यौगिक बना जिसका सूत्र है NH2CO NH2। यह आपके अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट, और ये जो यौगिक बना है इस यौगिक को नाम है यूरिया। और ध्यान रखने की बात है कि जो ये यूरिया है, ये यूरिया ही प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है। प्रश्न आ सकता है प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक क्या है, तो उसका नाम है यूरिया। यहां लिख सकते हैं अपन प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक। प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है यूरिया। तो अपन दोबारा देखते हैं प्रोसेसिंग में उन्होंने क्या किया। उन्होंने क्या किया कि 1823 में वोहलर ने एक प्रयोग किया। प्रयोग के दौरान अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया पोटेशियम साइनेट के साथ करवाई। इसको गर्म किया, गर्म करने पर अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। ये जो अमोनियम साइनेट है, उस अमोनियम साइनेट को उन्होंने क्या किया, गर्म किया। अमोनियम साइनेट को उनको गर्म करने के बाद एक यौगिक प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने यूरिया रखा। और ये जो यूरिया था वो कार्बनिक यौगिक था। अब ये कार्बनिक यौगिक वोहलर ने क्या किया, प्रयोगशाला में बना लिया, जिसे अपन प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। अब प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के बाद जो जैव शक्ति सिद्धांत था उसका क्या हो गया, खंडन हो गया। जैव शक्ति सिद्धांत ये कहता है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों के द्वारा ही होता है, लेकिन वोहलर ने प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण करके ये खंडन कर दिया इस बात का कि केवल किसके द्वारा, प्राणियों के द्वारा, सजीवों के द्वारा ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो यहाँ ध्यान रखना आप, खंडन वोहलर ने किया था, सिद्धांत प्रतिपादित बेर्जेलियस ने किया था, और वोहलर ने प्रथम कार्बनिक संश्लेषित यौगिक यूरिया का निर्माण किया। अब इसके बाद क्या होता है कि जब यूरिया का प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो गया तो उसके बाद कई प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रारंभ हो गया जो संश्लेषित यौगिक थे। और आज अगर हम वर्तमान में बात करें तो कार्बन के यौगिकों की संख्या अन्य जो यौगिक हैं उनकी तुलना में बहुत अधिक यौगिक है। कहने का मतलब कार्बन की मात्रा प्रतिशत की बात करें अपन तो पर्यावरण के अंदर मुक्त अवस्था में कार्बन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, अल्प अवस्था में पाया जाता है। लेकिन कार्बन से बने हुए यौगिकों की अगर हम बात करें तो बहुत अधिक मात्रा में कार्बन की यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं।
तो ये है आपके जैव शक्ति सिद्धांत और वोहलर का जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन। आप इसके नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले ले, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। तो पहले बात करते हैं कार्बन की। कार्बन क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। कार्बन, देखो कार्बन के बारे में अपन बात करें तो कार्बन एक तत्व है। कार्बन क्या है, एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, ये आपको पता है। उसके बाद अपन देखते हैं कार्बन का जो प्रतीक होता है वो भी एक बार नोट कर लो, पता है आपको। कार्बन का प्रतीक ये जो C होता है इसे अपन कार्बन के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कार्बन का प्रतीक C होता है। तीसरी बात अपन नोट करते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 1s2 2s2 2p2 होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कार्बन की संयोजकता की। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कल पढ़ा था अपन ने लास्ट वाली क्लास में तत्वों की संयोजकता के बारे में। कार्बन जो होता है वो 14वें वर्ग का तत्व है और उसमें अपन ने पढ़ा था कि 14वें वर्ग की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो इस प्रकार से यहाँ कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। अपन इन चारों बातों को अगर एक बार दोबारा से देखें तो आपको पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6 नंबर पे आता ही है। कार्बन का जो प्रतीक है वो C होता ही है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता 4 होती है वो 4 प्रकार से संतुलित हो सकती है। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 प्रकार से संतुलित हो सकती है। 4 प्रकार से किस प्रकार से अपन यहाँ देखते हैं। पहला प्रकार, यदि 4 एकल बंध बने। कहने का मतलब कार्बन जो है यदि वो 4 एकल बंध बनाता है तो इस प्रकार से उसकी जो चारों संयोजकताएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। तो अपन एक यौगिक देखते हैं। यौगिक का नाम है अपने मेथेन, CH4 है, इसका नाम मेथेन है। इसमें कार्बन जो है वो कार्बन क्या है, 4 हाइड्रोजनों के साथ क्या है, 4 हाइड्रोजनों के साथ एकल बंध के द्वारा बंधित है। इस प्रकार से ये 4 एकल बंध के द्वारा इसकी संयोजकताएं पूरी हो जाती है। दूसरे और एक और यौगिक की अगर हम बात करें तो अपने पास एक और यौगिक है क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसकी अगर हम बात करें कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसकी बात करें तो इसमें भी ऐसे होगा। ये कार्बन है और कार्बन 4 अन्य क्लोरीन परमाणुओं के साथ जुड़कर 4 एकल बंध बनाता है और इस प्रकार से अपनी चारों संयोजकताओं को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। तो ये 4 एकल बंध बनाकर अपनी संयोजकता पूरी कर लेता है। दूसरी स्थिति अपन देखें तो दूसरी स्थिति यही बनती है यहाँ पे, ये क्या करें, ये एक द्विबंध व 2 एकल बंध, एक द्विबंध व 2 एकल बंध
बनाई। ये क्या कर सकता है, ये एक तो एकल बंध बनाए, एक तो द्विबंध बनाए और दो एकल बंध बनाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये अपनी संयोजकताएं पूरी कर लेता है। तो एक अपन यौगिक देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो इसकी संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ द्विबंध बनाता है और दो हाइड्रोजन होते हैं उसके साथ एकल बंध बना लेता है। कार्बन ये दो तो इसके एकल बंध है और एक कितना है, द्विबंध है। इसकी चारों संयोजकताएं पूरी हो जाती है। ये तो आपको पता ही है कि जब भी कोई यौगिक एकल बंध बनाता है तो वो क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। जैसे यहाँ देखिए अपन, तो इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाया, इसने कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन लगा दिए, अब हाइड्रोजन ने भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए। तो इस प्रकार से जब एकल बंध बनता है तो क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, और जब द्विबंध बनता है तो दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। और इसी प्रकार जब त्रिबंध बनता है तो तीन तीन इलेक्ट्रॉनों को साझा होता है। तो ये समझने की बात है, ध्यान रखना यहाँ पे, ये दो जब क्या बना रहा है, एकल बंध, और एक क्या बना रहा है, द्विबंध, तो ऐसी स्थिति में इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो काम में आ चुके हैं। तो इस प्रकार से एक द्विबंध व दो एकल बंध बनाकर भी अपनी संयोजकता पूरी कर लेता है। इसके बाद देखते हैं अपन तीसरी वाली स्थिति। तीसरी वाली स्थिति की अपन इधर नोट कर देते हैं, कार्बन टेट्रा जब ऐसे लिखते हैं, ये एक एकल बंध व एक त्रिबंध बनाई। ये या तो एक एकल बंध बनाए और साथ में एक त्रिबंध बनाए। ऐसी स्थिति में भी इसकी चारों संयोजकताएं पूरी होती हैं। जैसे एक यौगिक है अपने, ये है साइनाइड, उसकी स्थिति में अगर हम देखें तो इसकी संरचना ऐसी होती है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन एकल बंध बनाता है और नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन है वो क्या करता है, त्रिबंध बना लेता है। तो इस प्रकार से कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी हो जाती है। चौथी स्थिति आती है अपने यहाँ पे, ये क्या करें, ये दो द्विबंध बनाए, दो द्विबंध बनाकर भी अपनी चारों संयोजकताएं पूरी कर सकता है। कैसे कर सकता है, इसको आप देखें इधर, तो अपन CO2 एक अणु है, CO2 की अगर हम बात करें, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर हम बात करें तो ये आपके कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ कार्बन क्या कर रहा है, दो द्विबंध बना रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ इधर और एक ऑक्सीजन के साथ इधर। इस प्रकार से ये दो द्विबंध बना के क्या कर रहा है, अपनी चारों संयोजकताओं को पूरी कर रहा है। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि जो कार्बन है वो कार्बन क्या करता है, अपनी चारों संयोजकताएं इस चार प्रकार से पूरी कर सकता है। या तो ये चार एकल बंध बना ले, या फिर एक द्विबंध और दो एकल बंध बना ले, या फिर ये एक एकल बंध और एक त्रिबंध बना ले, और या फिर ये क्या करे, दो द्विबंध बना ले। कुल मिलाकर ये चारों संयोजकताएं पूर्ण करने का ये इसका चार तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। वैसे PDF भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, लेकिन आप अपने नोट्स बनाएं तो बेहतर रहेगा। चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं अपन। ये अपने चार में इंपॉर्टेंस हो गई, कार्बन की विशेषताएं हो गई। आगे देखते हैं अपन पांचवी विशेषता। आगे पांचवी विशेषता अपन देखते हैं कि जो कार्बन होता है, ये कार्बन चार संयोजकताएं पूरी करता है। और कार्बन जब किसी यौगिक के साथ बंध बनाता है
तो बंध बनाने के बाद जो इसकी ज्योमिति बनती है वो ज्योमिति इसकी किस प्रकार से होती है। तो अपन बात करें तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि कार्बन क्या करता है, कार्बन अपनी चारों जो संयोजकताएं होती हैं अगर वो केवल एकल बंध से पूर्ण करता है, चारों संयोजकताएं यदि वो एकल बंध से पूर्ण करता है तो इस स्थिति के अंदर उसकी जो आकृति बनती है वो होती है चतुष्फलकीय या समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय आकृति बनती है कब, जब कार्बन अपनी चारों संयोजकताएं क्या करता है, एकल बंध से संतुलित करता है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं जब कार्बन अपनी चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुलित करता है तो उस स्थिति में इसकी ज्योमिति जिसे आप इसको आकार भी बोल सकते हैं, समचतुष्फलकीय होती है। जब क्या करता है, ये चारों संयोजकताएं अपन क्या करता है, एकल बंध द्वारा पूरित करता है, संतुलित करता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो आकृति होती है, ज्योमिति होती है, वो समचतुष्फलकीय होती है। अब हम बात करते हैं जब ये चारों संयोजकताएं संतुलित करता है तो इसकी शेप बनती किस प्रकार की है। ये क्या है, कार्बन है, इसका एक जो संयोजकता होगी वो ऊपर जुड़ेगी, एक ये इधर होगी, एक इधर होगी, एक जस्ट इसके पीछे जिसे मैं डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ, जैसे आपके 3 पैरों वाली स्टैंड होती है, उस 3 पैरों वाली जो स्टैंड है उस स्टैंड का ये बीच वाला सिरा है, ये नीचे 3 सिरे हैं ऐसे, और ये ऊपर है, इस प्रकार से 3 सिरे हैं इसके, और ये ऊपर वाला सिरा है। अब मैं यहाँ पे आपको इसकी 2 फलकें दिखा देता हूँ, तीसरी फलक आपको यहाँ नहीं दिखेगी। एक इसकी फलक बनेगी ये जो नीचे वाली है, ये नीचे वाली एक फलक हो गई, नीचे वाली सतह, तीनों के क्या कर जोड़ने से, तीनों के नीचे वाले जो 3 स्टैंड हैं उसके इससे जोड़ने से ये क्या बन गई, इसकी नीचे वाली फलक बन गई। अब 3 कोने बन गए इसके, एक ये सरफेस सामने वाली हो गई, एक इस साइड में हो गई सरफेस, और एक इसके उस साइड में हो गई, तो 3 सतह ये हो गई। तो इन 3 सतहों को अगर हम बात करें तो इस प्रकार से इसकी जो क्या बनती है, आकृति होती है, वो समचतुष्फलकीय होती है। मैं यहाँ 3 में से एक सतह आपको बना के दिखा देता हूँ, जो डॉट डॉट के द्वारा जो मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये एक है जो सामने वाली स्थिति है, ये फलक सामने वाली है। ऐसी ही स्थिति इसके इस साइड में और ऐसी स्थिति इसके इस साइड में बनेगी। जैसे अपन ये एक देखें तो एक सरफेस ये हो गई, एक ये हो गई, और एक इसके इधर हो जाएगी, तो 3 सरफेस तो ये हो गई और चौथी वाली सरफेस ये हो जाएगी। तो कुल मिला के इसकी 4 चतुष्फलकीय जो चतुष्फलक बनेंगे वो ऐसे एकल बंध के द्वारा बंधित होने के परिणाम स्वरूप बन जाएगी। तो ये इसकी होगी चतुष्फलकीय संरचना। हम आगे बात करते हैं, कार्बन की जो आकृति है वो समचतुष्फलकीय हो गई। अब हम बात करते हैं इसके बंध कोणों की। तो इसके बंध कोणों की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखते हैं, इसमें यदि चारों संयोजकताएं एकल बंध से बंधित होती हैं, चारों संयोजकताएं यदि एकल बंध से बंधित होती हैं तो इस स्थिति में दो बंधों के बीच बनने वाला कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है।
यदि इसकी चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा बंधित होती हैं तो इस स्थिति में दो बंधों के मध्य जो कोण बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये भी अपन देख लेते हैं। यहाँ देखो ये कार्बन है, अभी मैंने आपको ये शेप बना के दिखाई, उसके प्रारंभ में ऐसे ही बनाया था मैंने। ये इसके नीचे वाला उधर वाला क्या है, बंध है। अब आप देखें कि ये एक बंद ये हो गया और एक ये हो गया, तो इन दोनों के बीच के जो कोण होगा उस कोण का मान होगा 109 डिग्री 28 मिनट, और सारे कोणों का मान क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट का ही रहेगा। कहने का मतलब ये ले लो, चाहे इसे इधर वाला ये ले लो, चाहे इन दोनों के बीच में ले लो, चाहे इसके बीच में ले लो, चाहे इसके बीच का, सारे कोणों का मान 109 डिग्री 28 मिनट ही रहता है जब ये समचतुष्फलक की स्थिति में होता है। कहने का मतलब इसकी चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा बंधित होती है। तो इस स्थिति में बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट का ही होता है। तो ये हो गया आपके जो कार्बन है उस कार्बन की आकृति और उसके बंध कोण का मान। आगे अपन देखते हैं कि कार्बन का एक इम्पोर्टेंट गुण होता है, महत्वपूर्ण गुण होता है, उस गुण को बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। उसको बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। ये क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। श्रृंखलन का गुण क्या होता है कि कार्बन क्या होता है, या तो कार्बन के साथ या फिर किसी अन्य परमाणु जो इसकी संयोजकता के में समानता प्रदर्शित करता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ बंधित होकर बंध बनाकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर देता है। कार्बन कार्बन के साथ मिलकर या अन्य किसी तत्व के परमाणु के साथ मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर देता है, जिसे बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। और इसी गुण के कारण प्रकृति के अंदर जो कार्बन के यौगिक हैं वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी मिलता है, ऑक्सीजन के साथ भी मिलता है, नाइट्रोजन के साथ भी मिलता है और सल्फर के साथ भी मिलकर क्या कहलाता है, एक लंबी श्रृंखला के गुण, लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों का निर्माण कर लेता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं श्रृंखलन का गुण बोलते हैं किसे हैं, कार्बन कार्बन के साथ या अन्य तत्वों में आप कहता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर etc जो भी हैं तत्वों के साथ मिलकर एक लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों का निर्माण कर देता है। कार्बन के साथ या फिर अन्य तत्वों के साथ मिलकर एक लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों का निर्माण कर देता है, इसको बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। और श्रृंखलन के गुण की हम बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार के यौगिक बनते हैं। 3 प्रकार के यौगिक कौन कौन से बनते हैं, पहले बात करें अपन यहाँ तो पहले यौगिक बनते हैं सीधी शाखा वाले यौगिक। ऊपर नोट कर लेते हैं अपन, इसको नोट कर लो एक बार, फिर मैं ऊपर नोट कर रहा हूँ कौन से यौगिक बनते हैं। पहला होता है अशाखित श्रृंखला। अशाखित श्रृंखला में क्या होता है, कार्बन कार्बन सीधे ही जुड़े चले जाते हैं और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं। जैसे ये कार्बन है, एक और जुड़ गया, इस प्रकार जुड़ के क्या कर रहे हैं, ये एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बन यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। इसमें कार्बन की जो संयोजकताएं हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन से पूरी हो जाती हैं। कई बार अन्य तत्व जैसे मैंने बताया आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर किससे
किससे? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन से पूरी हो जाती है। इस प्रकार से ये एक सीधी श्रृंखला वाले यौगिकों का निर्माण हो गया, जिसमें कार्बन कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़ेंगे, किसी शाखा पार्श्व के रूप में शाखा नहीं निकलेगी। दूसरी स्थिति देखें तो दूसरी होती है शाखित श्रृंखला के रूप में। शाखित श्रृंखला के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक ये है, इसके नीचे भी कार्बन जुड़ गया, इसके नीचे भी जुड़ गया कार्बन, ये जुड़ गया। अब इसकी जो संयोजकताएं बच रही हैं, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अपने को 4 पूरी करनी है, इसकी 1 पूरी हो गई तो 2 और पूरी होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं अपन, ठीक है। इस कार्बन की 2 संयोजकताएं पूरी हो गई, एक ये 2 और होगी तो एक इधर हाइड्रोजन लगा देते हैं। इस कार्बन की 3 संयोजकताएं पूरी हो चुकी हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन लगेगा, और इसमें भी इसकी 3 पूरी हो चुकी है, इसकी 1 हो गई, 3 लगानी है अपने को। इस कार्बन की बात करें तो एक संयोजकता पूरी हो गई है, एक अपने को यहाँ लगानी पड़ेगी 3, और इस कार्बन की बात करें तो एक इधर और एक इधर। कहने का मतलब कार्बन यदि श्रृंखला में इधर चली गई, ये ब्रांचेज के अंदर और कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार की जो श्रृंखला बनती है उसको शाखित श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तीसरी होती है चक्रीय श्रृंखला। तीसरी कैसी होती है? चक्रीय श्रृंखला होती है। चक्रीय जो श्रृंखला होती है वो चक्रीय श्रृंखला किस प्रकार से होती है? कहने का मतलब कार्बन, फिर कार्बन, ये कार्बन, इसको इधर लिखते हैं अपन, ये कार्बन है, ये भी कार्बन, ये कार्बन, और ये फिर वापस इससे ये कार्बन। पहला और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ के एक रिंग बना लेता है। इस प्रकार की जो श्रृंखला बनती है उसको चक्रीय श्रृंखला के नाम से अपन जानते हैं। अब इसकी संयोजकता पूरी करें अपन तो इसकी प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 2 पूरी हो रही है और अपने को 2 और करनी है, तो एक एक हाइड्रोजन दोनों साइड में लगा देते हैं अपन। इस प्रकार से इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 4 पूरी हो जाएगी। ये लो, इसकी चारों संयोजकताएं क्या कर दी है अपन ने? पूरी कर दी है। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनते हैं उसको बोलते हैं चक्रीय श्रृंखला वाले यौगिक। तो 3 प्रकार से आपके एक हो गए अशाखित, एक शाखित और एक चक्रीय प्रकार के यौगिक। ये संयोजकताएं केवल अपने हाइड्रोजन से पूरी की हैं। ये नाइट्रोजन से भी पूरी हो सकती हैं, ऑक्सीजन से भी हो सकती हैं, सल्फर से भी हो सकती हैं। इसके अलावा कई बार ब्रोमीन, क्लोरीन, ये अलग अलग और आते हैं, विषम तत्व है कार्बोहाइड्रोजन के अलावा, तो उनसे भी ये संयोजकताएं पूरी हो सकती है। अपन यहाँ केवल हाइड्रोजन से पूरी की है। ये चक्रीय श्रृंखला वाले यौगिक हैं, ये भी 2-3 प्रकार के होते हैं, आगे इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये जो श्रृंखला के गुण होता है, श्रृंखलन का गुण जो पाया जाता है वो 3 प्रकार से पूरा होता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि कार्बन क्या होता है। संयोजकताएं कार्बन की 4 होती हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और अपन ने बात की थी कि ये कितने प्रकार से? 4 प्रकार से संतुलित कर सकता है। इस आधार पर यदि हम देखें तो कार्बन कार्बन में खुद में 3 प्रकार के बंध बन सकते हैं। अगला जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है कि कार्बन कार्बन के मध्य 3 प्रकार के बंध बन सकते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। कार्बन कार्बन में 3 प्रकार के बंध बनते हैं। कार्बन में 3 प्रकार के जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है सिंगल बॉन्ड, मतलब एकल बंध, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ये डबल बॉन्ड, द्विबंध, और ये हो गया त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। एकल बंध की बात करें अपन तो यहाँ देखते हैं ये कार्बन है, ये कार्बन है। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध बन गया। बाकी 3 बंध जो 3 संयोजकताएं हैं वो और किसी से पूरी हो जाएंगी इसकी, लेकिन कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध है? एकल बंध है। दूसरी स्थिति देखें तो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो सकते हैं।
जब कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है तो ऐसी स्थिति में इसकी दो संयोजकताएं बचती हैं जो और किसी से भी पूरी हो सकती हैं। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो गया और ये दो संयोजकताएं बच गई, 1 2 3 और 4 इसकी पूरी हो गई है। आगे अपन देखते हैं त्रिबंध। ये कार्बन है और दूसरे वाले कार्बन के मध्य त्रिबंध, तो ऐसी स्थिति में इसकी एक एक संयोजकता और बचती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य 3 प्रकार के बंध बनते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। आगे अपन चर्चा करेंगे कि जहां कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध बनता है उसको अपन बोलते हैं एल्केन। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध बनता है उसको बोलते हैं एल्केन, और जहां कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध बनता है उसको अपन बोलते हैं एल्कीन, और जहां पर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध बनता है उसको अपन बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, इसको अपन विस्तार से आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये कार्बन के मध्य बनने वाले बंधों के प्रकार हो गए हैं। अब हम एक इम्पोर्टेंट जो है स्टेटमेंट वो पढ़ते हैं कि कार्बन क्या करता है। कार्बन क्या करता है कि हाइड्रोजन के साथ विशेष रूप से बंध बनाता है, और ये बंध इसलिए बनाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता होती है वो लगभग बराबर होती है। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर सहसंयोजक बंध बनाता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो यौगिक बनते हैं उन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। यहाँ अपन लिख देते हैं कि कार्बन व हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग बराबर होने के कारण कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर सह संयोजक यौगिक बनाता है। कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग बराबर होने के कारण ये कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण कर देता है। और ऐसे जो यौगिक होते हैं, ऐसे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, ऐसे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन, ये ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आगे चर्चा करेंगे इस पार्ट में अपन हाइड्रोकार्बन के बारे में विस्तार से। तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। और अगर हाइड्रोजन के अलावा अन्य यौगिक और जुड़ जाते हैं इसी स्थिति में तो फिर उनको अपन कार्बनिक यौगिक बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक जो चैप्टर है वो अपना कार्बन के बारे में है। तो आज अपन ने पढ़ा है जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन वोहलर ने किया था, प्रतिपादन किया था वर्जिलियस ने। प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था यूरिया। उसके बाद अपन ने पढ़ा कार्बन क्या होता है, कार्बन के गुणों के बारे में चर्चा की, और फिर अपन ने यहाँ लास्ट में पढ़ा है हाइड्रोकार्बन के बारे में। आज का अपनी क्लास है वो यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे इससे आगे से। थैंक यू, धन्यवाद।